जय हिंद दोस्तों। आज मैं थोड़ा ब्रिटिश साम्राज्य के सेना के बारे में बात करना चाहूंगा। ब्रिटिश साम्राज्य की सेना में अधिकतर भारतीय लोग ही थे। ब्रिटिश के लोग तो केवल ऑफिसर्स के ग्रेड में रहते थे, नंबर उनके बहुत कम थे। उदाहरण के रूप में 1857 जब हमारा स्वाधीनता संग्राम हुआ था, टोटल 3 लाख से ऊपर की सेना में 2,65,000 भारतीय थे और बाकी ब्रिटिश थे। सारे के सारे ऑफिसर्स और हमारे भारतीय जो थे सारे लड़ने वाले सोल्जर्स। और इसका कारण तो खैर क्लियर है कि अगर वो ब्रिटेन से सारे सोल्जर्स लेके आते तो महंगा बहुत पड़ता, तो ब्रिटिश जो यहाँ से लूट के ले जाने वाले थे वो शायद लूट के ले जा नहीं पाते। सारा नियंत्रण नेचुरली ऑफिसर्स के हाथ में था और सैनिक जो थे उन्हीं की वफादारी करते थे। भारतीय सैनिक का ऊंचा पद जो था वो सूबेदार था, और सूबेदार उम्र के हिसाब से कितना ही सीनियर हो जाए, उनके जूनियर से जूनियर मोस्ट ऑफिसर से भी जूनियर ही माना जाता था। एक 20 वर्ष का युवक शायद सब लेफ्टिनेंट या सेकंड लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट की रैंक में हमारे 50 वर्ष के सूबेदार को डांट सकता था, और सूबेदार आंखें नीची करके उसको सहना पड़ता था इस डांट को। सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हमारे 80% 85% लोग 10% 15% ऑफिसर्स के लिए अपनी जान देने को तैयार थे, उनके प्रति वफादार थे, भारत के प्रति वफादार नहीं थे। इसका कारण क्या? पहला कारण आत्मसम्मान। ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से भारतीयों को ट्रीट किया, भारतीयों का आत्मसम्मान जो है वो खो गया। सेना के अंदर में भी भारतीयों को सेना में रहते हुए भी बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था, और इसलिए सेना का आत्मसम्मान कम ही था, लड़ने को तैयार थे। और दूसरी चीज, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इसी तरह से सिस्टमेटिकली भारतीयों के आत्मसम्मान को नीचा करता चला जा रहा था। दूसरी चीज थी हमारे भारतीयों का व्यक्तित्व, नमक के प्रति वफादारी। जहां से आमदनी होती है वहां की वफादारी। और ब्रिटिश साम्राज्य उनको तनख्वाह देता था, इसलिए हमारे आदमी उनकी तरफ वफादारी करते थे। तीसरी बात क्या होती थी? आत्मसम्मान खोने के बावजूद आम जनता के प्रति तो वो पावरफुल आदमी थे, और एक व्यक्ति के हाथ में जब एक पावर आ जाती है तो अहंकार भी आ जाता है। तो आम जनता के प्रति अहंकार, क्योंकि पावर आ गई, इधर में आत्मसम्मान खो दिया, इधर नमक की हलाली, इन सब की वजह से हमारे सारे जो लोग थे वो हमारे भारतीयों के ऊपर गोली चलाने को तैयार थे, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की वफादारी करने को तैयार थे। 1857 के बाद क्या हुआ? 1857 में जब स्वाधीनता संग्राम हुआ और ब्रिटिशर्स ने देखा कि भारतीय सेना के अंदर इस तरह की रिवॉल्यूशन आ सकती है, तो उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण बदलाव अपनी सेना के अंदर लेके आए। जो खास इंपॉर्टेंट सेना के यूनिट्स थे, जैसे तोपखाना हुआ, आर्मर्ड क्रॉप्स हुआ, टैंक्स हुए, ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स के हाथ में चले गए। उसमें थोड़ा लोअर रैंक के लोग भी ब्रिटिशर्स के आ गए। भर्ती उन्होंने कैसे करनी शुरू कर दी? 1857 के स्वाधीनता संग्राम में पंजाब के लोगों ने, गुरखा के लोगों ने, पठानों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो इन सब को अधिक भर्ती करना शुरू किया। और जिन जातियों ने, जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, उन लोगों को कमती से कमती भरना शुरू किया। उनका नाम दिया मार्शल कॉम और नॉन मार्शल कॉम, और इस तरह से कह के इस तरीके से भर्ती करना शुरू किया, जिसके वफादारी जो है वो और बढ़ने की संभावना हो गई। दूसरा उन्होंने क्या किया कि हर रेजिमेंट में संतुलन डालने के लिए कुछ पंजाब के लोग, कुछ पठान, कुछ गुरखा, कुछ बंगाली, कुछ मद्रास से,
सारे के सारे लोगों को एक संतुलन बनाने के लिए साथ में भरा एक रेजिमेंट के अंदर, जिससे कि रिवोल्ट होने की संभावना बहुत कम हो जाए। तीसरी बात उन्होंने ये करी कि भारतीयों के लिए कोई भी खबर बाहर से नहीं मिलनी चाहिए। तो जो अखबार आया करते थे, अखबार उन लोगों को मिलने बंद हो गए, मैगजीन्स आया करती थी, मैगजीन्स उन लोगों को मिलना बंद कर दी, और इसी और भी कोई राष्ट्रवादी प्रकाशन यदि आते थे तो वो उन लोगों को उपलब्ध नहीं थे। ये जो उपलब्धता नहीं रहने के कारण फर्दर सैनिकों में जो वफादारी रही, तो वो वफादारी कंटिन्यू करी। अब हम आते हैं 1947 पे, हमारे आजादी के बाद क्या हुआ। आजादी के बाद भी हमारी सेना में हमारे जो नया प्रशासन आया, उन्होंने सेना को कोई ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करी, सेना में आत्मसम्मान डालने की कोशिश नहीं करी। एक कहानी आती है, शायद सच है, कि नेहरू ने कहा हमारी सेना का जो चीफ होता है होना चाहिए वो ब्रिटिश होना चाहिए, क्योंकि हमारी सेना के अंदर उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो सेना का नेतृत्व कर सकें। ये कोई कहने की बात है, परंतु एक व्यक्ति ने उठ के उनको कहा कि यदि ये बात है तो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर भी ब्रिटिश होना चाहिए, क्योंकि आपको भी देश को संभालने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे नहीं मालूम ये कहानी सच है या केवल काल्पनिक है, परंतु इस तरह की नेहरू की सोच थी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। नेहरू ने तो यहां तक बोला था कि हमें सेना की जरूरत क्या है, सेना को तो खत्म कर देना चाहिए और सेना का सारा काम पुलिस करेगी। पूछा गया कि भाई हमारे सीमाओं की रक्षा कौन करेगी, बोले सीमाओं की रक्षा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जो हैं, हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हम सबसे दोस्ती रखना चाहते हैं, तो उस दोस्ती के अंदर सीमा की रक्षा करने की जरूरत ही क्या है। जिस व्यक्ति की ऐसी सोच हो सकती है, वो भारतीय सेना का क्या सम्मान करेगा। और इसी सोच की वजह से सेना को सामान नहीं दिया गया, कारतूस, एम्युनिशन, सेना को शस्त्र, उनके कपड़े, ये उन्हें नहीं दिए गए। लिहाजा 1962 के अंदर जो बुरी तरह से हमारी हार हुई चीन के साथ, वो सारा भारत आज भी याद करता है। उनके हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे वीके कृष्णा मेनन, अनफॉर्चुनेटली उनकी भी सोच यही थी कि सेना को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो डिफेंस मिनिस्टर होने के कारण उन्होंने कोई भी चीज प्रोक्योरमेंट नहीं करी, और उसके साथ साथ 1962 का हाल सबको मालूम है। तीसरी चीज, नेहरू ने उत्तर पूर्व एरिया में जनरल कॉल को नेतृत्व दे दिया। जनरल कॉल को लड़ाई करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। उनका सारा का सारा जीवन जो था वो केवल प्रोक्योरमेंट में, स्टोर्स एंड प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स, इनके अंदर में था। सेना को कैसे लड़ाई लड़नी है उसके बारे में उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि वो उनके रिलेटिव थे, उनके रिश्तेदार थे। उनको उठा के नेतृत्व दे दिया गया नॉर्थ ईस्ट का, पूर्वोत्तर भारत का, और पूर्वोत्तर भारत में कितनी जमीन चीन हमारे हाथ से ले गया, ये सबको विदित है। तो ब्रिटिश साम्राज्य का जो सेना के अंदर काम हुआ करता था, जो उनकी सोच हुआ करती थी, उस सोच को और बदतर बना दिया गया जब प्रशासन भारतीयों के हाथ में आया, और यहां से हमारी सेना जो है वो बिल्कुल स्वाभिमान विहीन हो गई।